हाँ बच्चों, आज सबसे पहले देखो, मैं एक क्लासिक सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन तुम्हें कई बुक्स में मिल जाएगा और अपनी बुक में भी है, लेकिन आंसर गलत दे रखा है। देखो, तुम्हारे पास क्या है, एक ओपन सिलेंडर है जिसे हमने इन्वर्टेड रख दिया। ठीक, फिगर समझ पा रहे हो? ये फिगर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है ए। ठीक, अब ए पे मैंने क्या किया, एक चार्ज रख दिया। अब आपको बताना है इस चार्ज का जो फ्लक्स सिलेंडर से पास करेगा उसकी नेट वैल्यू जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। तो आओ, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? तो इसका फ्लक्स ही नहीं होगा। दूसरा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे ले ली, इस लाइन का फ्लक्स कितना होगा? सोच समझ के आंसर दो। एंगल को छोड़ो, वो मैं एंगल वाली बात मानता हूं, लेकिन वो हैंडल आउट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा होंगी, यहाँ थोड़ी सी कम होंगी। जब उनके नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे तो अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। तो इसका फ्लक्स कितना होगा बताइए? जीरो। इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, जितनी आएंगी उतनी जाएंगी। तुम कोई भी लाइन ले लो, मान लो मैंने ये वाली लाइन ले ली, ये एंटर करेगी तो एग्जिट करेगी, ये भी एंटर करेगी तो एग्जिट करेगी। ये एंटर ही नहीं कर रही तो फ्लक्स कहां से आएगा? बात आई समझ? सॉरी। हाँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे कोई भी चार्ज रख दूंगा तो उसका फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। बात आई समझ में? तो ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में आया था, उसमें एक ही ऑप्शन टिक करना था, उसकी वजह से ये क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है, जबकि इसके दो आंसर होते हैं। अब आ जाओ, मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, लेट जस्ट कॉल दिस पॉइंट एस डी। अब उसको भूल जाओ, मैंने यहां चार्ज रख दिया। बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा सिलेंडर से? जीरो नॉन जीरो? एक टाइम पे एक। ठीक है, तो ये मैंने एक चार्ज रख दिया। आप देख सकते हो सिमेट्री तो है, इसकी अगर कोई लाइन एंटर करेगी तो एग्जिट भी करेगी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो वन टाइम पे वन चार्ज है, तो इसका भी फ्लक्स कितना होगा? जीरो। इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम? अब आ जाओ, दोबारा देखो, ये मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक, ओके, ये मेरे पास वही सिलेंडर हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक बी पॉइंट है, इस पे चार्ज रख दिया। बताओ इसका फ्लक्स जीरो नॉन जीरो क्या होगा? क्यों? कर चुके हो शायद क्वेश्चन ये। शाबाश। देखो, सबसे पहली बात, हमें सिलेंडर से बोला है। ठीक है, तो सिलेंडर यहाँ क्लोज्ड बॉडी नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, मान लो इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एंट्री नहीं कर रही, तो इसका फ्लक्स कैसे लें? ये वाली लाइन है, ये एंटर कर रही है, एग्जिट भी कर रही है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? जीरो। लेकिन काफी सारी लाइनें ऐसी होंगी जो यहां से एंटर करेंगी और यहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो वो सिलेंडर में एंटर तो कर रही हैं, लेकिन सिलेंडर से एग्जिट नहीं कर रही। ठीक है, वो एक ओपन सरफेस से एग्जिट कर रही है। बताइए समझ में? तो इसका फ्लक्स क्या हुआ? नॉन जीरो। सेम गोज फॉर दिस वन। अगर मैं यहां एक चार्ज रख दूं सी पॉइंट पे, तो इसका कई फ्लक्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं मान रहा हूं इनकमिंग आउटगोइंग। लेकिन इसका भी अगर ये वाला फ्लक्स देखें, ठीक है, तो ये भी कितना आएगा? नॉन जीरो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एबीसीडी, किस पॉइंट पे हम चार्ज रखें कि फ्लक्स जीरो आए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? करें आगे, चेंज करूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा सिंपल रखता हूं ताकि आपके टॉपिक्स याद आ जाएं, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल्स बढ़ा देंगे। आइए, आपके पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा। एक रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, उसमें आपने एक ऐसी बॉडी रख दी, ऐसी रैंडम शेप की, एंड दिस इज अ क्लोज्ड बॉडी। और ये वाला जो है, दिस इज अ सर्कल।
चलो सर्कल छोड़ो, अभी मैं एक बार केस स्टडी बता देता हूँ, फिर अगले उसमें आऊंगा। नोट किया? सोच समझ के आंसर देना। व्हाट इज द नेट फ्लक्स? क्यों? ओके, पॉइंट सही है। और जीरो, नॉन जीरो? जीरो। बेसिक सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कब होती है? जब हम उसके अंदर चार्ज वगैरह रखते हैं, जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म बना देता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, जितना फ्लक्स एंटर करेगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगे उतनी एग्जिट करेंगे। तो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? नहीं, इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स एग्जिट करेगा? क्या गलती? माइनस का साइन। अब आ जाओ, इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे पास एक कोन है और आपको बताना है इस कोन से आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, इनवर्ड फ्लक्स कितना होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनकी एक बेसिक से चीज की बात कर रहा हूं। प्लीज ट्राई। एनीवन? कितना होगा? टाइम ज्यादा ले रहे हो तुम, कॉमन सेंस लगाओ। वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। आइए देखिए, सबसे पहली चीज, क्लोज्ड बॉडी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वल पैरेलल लाइंस दिखाई है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो। तो इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल होंगे। अगर मैं तुमसे इनकमिंग पूछूं तो इनकमिंग में लफड़ा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन हर पॉइंट पे सरफेस एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और इसका पूरा सरफेस मुझे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम भी होगी। तो ठीक है, मैं इनकमिंग नहीं निकाल सकता इंटीग्रेशन से। फॉर्मूला क्या था फ्लक्स का? E डॉट ds। ठीक है, मैं सिर्फ इनकमिंग पूछ रहा हूं, अगर मैं नेट पूछता तो यहां वो सर्कल लगता। अब क्या मैं ये बता सकता हूं आउटगोइंग कितना है? आउटगोइंग तो मैं अच्छे से बता सकता हूं क्योंकि फ्लैट सरफेस एरिया है। तो फॉर्मूला आउटगोइंग फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, कोई डाउट? पॉजिटिव नेगेटिव? ओए आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इनवर्ड नेगेटिव होता है, रूल्स। ठीक, इनवर्ड आउटवर्ड का नेगेटिव है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आउटवर्ड पे नेगेटिव लगेगा। ओके, दूसरी चीज, तुम इसे डायरेक्ट भी बता सकते थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एरिया की जगह इफेक्टिव एरिया ले सकते हैं, बात आई याद? अगर मैं कोन को इस साइड से देखूं तो कोन की शेप क्या दिखाई देगी? सर्कल। इस साइड से सर्कल दिखेगा, इस साइड से ट्रायंगल दिखेगा। ओके, तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। जाने दो उस चीज को। क्या मैं कह सकता हूं नेट फील्ड जीरो होगी? नेट फ्लक्स जीरो होगा, फील्ड जीरो नहीं होगी। नेट फ्लक्स जीरो है, तो अगर आपके पास दोनों में से एक प्रेजेंट है तो दूसरा आप अपने आप निकाल सकते हो। तो इनकमिंग फ्लक्स, पहली बात नेगेटिव, इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल होंगे तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स जीरो है बालक, क्लोज्ड बॉडी है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखी है। बालक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगी वो एग्जिट भी तो करेगी। किसमें से? बालक ये सिलेंडर ओपन था नीचे से, ये मैंने बोल दिया क्लोज्ड बॉडी है। ओके, करें? आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें मुझे पता है तुम फंसे हो और मैंने मना कर दिया था कि चलो आगे करेंगे आगे करेंगे। अब तुम उन क्वेश्चंस के लिए रेडी हो। तो क्वेश्चन लिखिए,
रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर बाय आर. Rho is equal to rho naught 1 minus r by r for a spherical charge distribution. For a spherical charge distribution. इससे पहले हमने जितने स्फेयर देखे सबके अंदर या तो चार्ज था ही नहीं और था तो ठीक है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, डेंसिटी कांस्टेंट थी. यहाँ डेंसिटी क्या है? वेरिएबल. तो देखो r को 0 रखो यानी सेंटर पे, तो सेंटर पे डेंसिटी मैक्सिमम है. r को मैं जितना बड़ा करूंगा, r जितना रेडियस के इक्वल जाएगा उतनी डेंसिटी कम होती रहेगी. तो अगर मैं फिगर समझाऊं तो ये आपके पास एक स्फीयर है, मैक्सिमम चार्ज सेंटर पे रखा है और जितना सेंटर से दूर जा रहे हो उतना चार्ज कम होता जा रहा है, हेंस फॉर डेंसिटी. बताइए समझ. अब मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि यहां तक, ठीक है, ये जो मैंने स्फीयर बना दिया, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है. क्वेश्चन आया समझ. यू हैव टू फाइंड द चार्ज इन दिस स्फीयर. तो एक चीज देखो, अगर मैं पूरे स्फीयर पे कहूं तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख देना. अप्रोच ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करेंगे. रो नॉट से कैसे बालक? तो वही तो बाकी बच्चे कह रहे हैं इंटीग्रेशन. ठीक है. अब बच्चों सॉलिड स्फीयर कैसे बनेगा? एक होलो स्फीयर 0 रेडियस का, उसके बाहर एक और शेल, एक और शेल, एक और शेल. तो मैं शेल ओवर शेल, एक शेल के बाहर एक और शेल लगाता रहूं तो क्या होगा? होलो स्फीयर बन जाएगा. तो मैंने क्या किया, मैंने एक होलो स्फीयर ले लिया, एक शेल ले ली आर रेडियस की. ठीक. तो ये मेरे पास एक स्फीयर हो गया, होलो है अंदर से, बिल्कुल पतला. तो इसके कुछ ना कुछ थिकनेस होगी. ये जो थिकनेस है ये नेग्लिजिबल है, मैंने बस इसका साइज थोड़ा बड़ा दिखा दिया ताकि फिगर समझ में आए. तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक शेल है इतने साइज की. अगर इतनी इनफाइनाइट शेल में लगा दूं तो मैं स्फीयर बना सकता हूं. आई होप आपको पता होगा. तो इस स्फीयर की वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. लेकिन मुझे स्फीयर की वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे स्फीयर पे चार्ज चाहिए. ठीक है. तो आप ध्यान से देखो, चार्ज तो सिर्फ इतने पार्ट पे होगा शेल पे. ठीक. तो वॉल्यूम हमें कौन सी चाहिए? डीवी. तो वॉल्यूम का रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ का डी आर इस साइड आ जाएगा. आई होप ये आपको 11th क्लास से थोड़ा बहुत याद हो. जिसको याद नहीं था इट्स ओके, यहाँ हमने कर दिया. कोई प्रॉब्लम? चार्ज अंदर होगा, मना थोड़ी ना किया मैंने. लेकिन बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्फीयर का चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज. एलिमेंट लेना यही तो होता है, सारे पार्ट्स का चार्ज लेके एंटर कर देंगे यहाँ पे. हाँ तो बच्चों हमारे पास रो है. ठीक. रो का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी वी. रो का फॉर्मूला क्यू बाई वी. कौन सा वैलिड है? एक मिनट, ये कब वैलिड होता है? यूनिफॉर्म का मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए. क्या डेंसिटी कांस्टेंट है? नहीं. क्या एवरेज पूछी है? तो ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज नहीं कर सकते. ठीक है. तो प्लीज थोड़ा देख लेना. अगर मैं क्वेश्चन में कह देता स्फीयर की डेंसिटी कांस्टेंट है, जैसे कि हमने किया था के क्यू आर बाई आर क्यूब सॉलिड स्फीयर में, वहां मैंने इन दोनों को इक्वल रखा. यहाँ मैं नहीं रख सकता. ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, ये नहीं होगा. तो डी क्यू कितना आया? रो डी वी. कोई प्रॉब्लम किसी को? इंटीग्रेट कर देंगे, चार्ज आ जाएगा. अब एक चीज देखिए, मुझे पूरा चार्ज नहीं चाहिए, तो मैं 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे पूरा चार्ज आ जाएगा स्फीयर के अंदर. कितना आपको पूरा चार्ज चाहिए? 0 से कैपिटल आर तक करना. तो कैपिटल आर वैल्यू तो हम कभी भी पुट कर सकते हैं, इसलिए मैं वेरिएबल लेके चलूंगा. कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आइए यहां पे देखिए,
Q इज इक्वल टू रो की वैल्यू रो नॉट 1 माइनस आर बाय आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आई होप आपको पता हो इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल टाइप का रूल नहीं होता, इंटीग्रेशन में होता भी हो तो वो बहुत हैवी पड़ेगा। तो रो नॉट पहले ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेंगी, बताओ 4 पाई कॉमन, बात सही है ठीक। तो अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर, शाबाश डी आर 0 से आर तक। तो 4 पाई रो नॉट ये तो बाहर, अब अंदर आर क्यूब बाय 3 माइनस आर की पावर 4 बाय 4 आर 0 से आर। अब तुम्हें इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी कि पॉलिनोमियल्स हैं तो ये नीचे वाली टर्म पुट करते टाइम सब 0 हो जाता है, बस अपर लिमिट रहती है। बाकी तुम्हें आइडिया होगा कि यही बनेगा। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जो कि आगे आएंगे काफी सारे, जेईई मेंस में एडवांस में आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर जब करोगे, तो आपको क्यू निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। इन प्रीवियस क्वेश्चन find electric field, मैं उसी को डिस्कस करना चाहता हूं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द स्फीयर, के क्यू बाई आर स्क्वायर एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, शाबाश बात सही है। नोट किया, करें आगे। आइए सबसे पहली बात, मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है और स्फीयर की चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी वेरिएबल है, लेकिन आप देख सकते हो स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है वो रेडियल है, यानी सेंटर से बाहर जाओगे तो रेडियस पे बटा हुआ है। स्फीयर की चार्ज डेंसिटी ऐसे नहीं है कि इस साइड बहुत ज्यादा चार्ज दे दिया, इस साइड कम दिया या अपोजिट चार्ज दे दिया। अगर स्फीयर ऐसा हो कि इस सर्कल में पॉजिटिव, अगले सर्कल में नेगेटिव, अगले में फिर से पॉजिटिव, तो भी ये रेडियल सिमेट्री रख रहा है। तो इस टाइप के स्फीयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्फीयर के बाहर उसे पॉइंट की तरह ट्रीट करवा सकते हैं, इसके लिए नहीं कर सकते। ठीक, जैसे मैं यहां ले लूं एक पॉइंट P, तो यहां पे स्फीयर वॉन्ट बिहेव एज पॉइंट। इस केस में स्फीयर पॉइंट के लिए पॉइंट के जैसे बिहेव नहीं करता, उसके लिए रेडियल सिमेट्री चाहिए होती है। ठीक, इस केस में ठीक बिहेव लाइक पॉइंट आउटसाइड, बताइए समझ? ठीक है, मुझे पता है तुम में से कई क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार आंसर नहीं आएंगे जब लफड़ा देखते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इसे पॉइंट मान के आंसर आ जाता है, ठीक, लेकिन अगेन कॉमन सेंस। करें स्टार्ट? आइए, तो एक चीज देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया। तो आई होप आपको याद हो डिस्टेंसेस सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं। तो अगर मैं आउटसाइड हूं, बाहर हूं, ठीक है, तो स्फीयर कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट की तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई होप आपको याद हो, सरफेस को भी आउटसाइड ट्रीट कर सकते हैं। अब क्यू क्या है, क्यू टोटल चार्ज है, ठीक। तो पिछले केस में ये जो हमारे पास आंसर आया था, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना पड़ेगा। तो आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट किसी को? करें बालक, अगर कोई पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो उसका डिस्टेंस किससे बड़ा होगा, रेडियस से। तो आउटसाइड को ऐसे ही दिखाते हैं, नोट किया? करें आगे? ओके, चेंज करो। ठीक है बच्चों, चेंज करता हूं। अब देखो यहां पे
आउटसाइड में लफड़े नहीं होते, लफड़े इनसाइड में होते हैं। अगर r लेस देन r है, यहाँ इक्वल टू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले तुम मैथ में डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस वगैरह पढ़ लो, उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर पाऊंगा। अब वापस आइए, मैं अंदर वाले पॉइंट पे हूँ, सोच समझ के आंसर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला सही है। के आई होप आपको पता हो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीजों को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। पहले वाला, दूसरे वाला, कोई तीसरे वाला है? हो सकता है दोनों गलत हो, यही सुनना चाहता था मैं, और आंसर है दूसरे वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरे वाला फॉर्मूला सही है। ये अलग बात है कि मैंने कुछ क्वेश्चन पहले वाले से भी निकाले हैं, ठीक है, करें डिस्कस, आ जाओ डिस्कस करते हैं। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्फीयर्स। अगर तुम्हारे पास स्फीयर चार्ज है, इवन सिलेंडर्स हैं, ठीक, स्फीयर्स या सॉलिड सिलेंडर या और कोई बॉडी, मैं एग्जैक्टली कर नहीं सकता क्योंकि हम इन्हीं दो को डिस्कस करते हैं, इन्हीं दो को क्या, बस स्फीयर को डिस्कस करते हैं। आप कई बार देखना, अब एक चीज बताओ, आप लोगों में दिमाग है, मानता हूं मैं, डी क्यू की वैल्यू क्या थी, रो डीवी, एग्री कर रहे हो? अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा के, ठीक, इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डीवी में क्या है, आर स्क्वायर था, कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से कुछ आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं इससे आंसर निकालूं, ठीक, तो इसमें पहले आर स्क्वायर जो था उसका इंटीग्रेशन होगा, बाद में पावर कैंसल आउट होंगे, तो दोनों से सेम आंसर आएगा? नहीं, इन दोनों से आंसर डिफरेंट आएंगे। हाँ, नंबर्स वगैरह कुछ ऐसे हैं, आपकी किस्मत सेट हो सकती है किसी केस में कि दोनों से आंसर सेम आए, अदरवाइज दोनों से डिफरेंट आंसर आते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला सही है, ये गलत है। वही मैं डिस्कस कर रहा हूं बालक, एक रीजन है, सबको, सबने नोट किया? आ जाओ समझते हैं, ठीक। तुम्हें फॉर्मूले तो पता है, लेकिन लगेगा नहीं लगेगा, ये इंजीनियरिंग में पता होना चाहिए। स्टार्टिंग डेज में मैंने भी ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ की हुई है। ओके, देखो, ये मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक, इस स्फेयर पे चार्ज है प्लस क्यू, इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहां मैंने एक एलिमेंट लिया, ये वाला, और इस एलिमेंट पे चार्ज है डी क्यू। आई होप आपको पता हो वो चार्ज यहां है, इसके सरफेस पे। कोई प्रॉब्लम? सोच समझ के आंसर देना। यहां अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो वो कौन से चार्ज से हो? यही तुम गलती कर रहे हो। शेल इफेक्ट याद है? ये क्या है, एक शेल है, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। शेल अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं करती। अब अगर मैंने लिख दिया यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया, तो यहां मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, ओनली बाय सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। मैं यहां डी क्यू लिया है, मैंने कौन सा चार्ज लिया है, सिर्फ सरफेस वाला, लेकिन तुम्हें पता है अंदर वाला चार्ज भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करता है। बात आई समझ? तो अगर तुम पहले ही मान लोगे कि सिर्फ इस डी क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर वाले से नहीं होगी, तो कैसे बात बनेगी? तो इस फॉर्मूले में ये गलती है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाता हूं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू, तो आई होप आपको रूल याद हो, किसी भी स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला पूरा स्फीयर देता है, ठीक, भूल गए? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हमेशा के क्यू बाय आर स्क्वायर ले रहे थे, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है स्फीयर्स के लिए। बालक, एक केस में बस ये चार्ज है, उससे ये फॉर्मूला आएगा, और एक केस में
ये चार्ज है, उससे वो वाला फॉर्मूला आएगा। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम होगी। शेल पे चार्ज कम है, स्फीयर पे चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएंगे। नहीं होगी का क्या मतलब है? सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बालक, कंडक्टिंग होता तो नहीं होती। के क्यू बाई आर स्क्वायर, अंदर वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करता है। बालक आर वेरिएबल ही है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पूरे चार्ज पे डिपेंड कर रही है। नॉन कंडक्टिंग है, इट्स ओके। यूनिटरी मेथड कब वैलिड होता है? देखो, अगर किसी केस में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, x और y वेरिएबल एक दूसरे की सिंगल पावर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि 100 यूनिट पे ये इतना चेंज हो रहा है, 1 पे कितना चेंज होगा। लेकिन अगर कोई और पावर आ गई दोनों वेरिएबल्स में से किसी की भी, तो यूनिटरी मेथड वेरिएबल नहीं होते। यूनिटरी मेथड स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ्स के लिए वैलिड होते हैं। वहाँ लीनियर रिलेशन होगा। बालक दिखा देना दोबारा क्वेश्चन, देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। इट्स ओके, अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार इसे याद कर लो, सारे क्वेश्चंस निकाल लो, फिर दोबारा पूछ लेना, हो सकता है किसी दिन सुबह उठकर अपने आप समझ में आ जाए सब। लेकिन बस मैं ये बताना चाहता हूँ, स्फीयर्स के लिए वो वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी तुमने इस पे क्वेश्चंस नहीं ट्राई किए, गलतियां नहीं की, ठीक, इसलिए तुम्हारी बात नहीं बन रही। नोट किया? आइए करें स्टार्ट। तो बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या वो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में? क्या वैल्यू आई थी क्यू की? 4 पाई रो नॉट आर, कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी पिछले केस में। तो ये मैंने क्या लिखा, के और क्यू, क्या रह गया? आर स्क्वायर, ये लिखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी आई? 3 कहां से ले आए? यही बोल रहे हो या मैं कुछ और सुन रहा हूँ? ठीक, कोई डाउट किसी का? लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेशक मैंने इसे 3 क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया हो, लेकिन ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 पेज 36, आप वहां से देख लेना, ठीक। तो अगेन मैं केस स्टडी डिस्कस कर रहा था एक एक क्वेश्चन की। करें स्टार्ट? ओके जी ना, क्या निकालना है? अब कॉमन सेंस लगा के बताओ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी या बाहर? कैसे कह सकते हो? शाबाश। अगर मैं एक स्फीयर से बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, बाहर निकलने के बाद चार्ज तो चेंज होगा नहीं, और डिस्टेंस कम होता रहेगा, जिसका सॉरी ज्यादा होता रहेगा, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम इनसाइड समवेयर। हाँ भाई, कोई फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा है? डिफरेंशिएशन जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, डिफरेंशिएशन करवाना, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर 1/3 माइनस 2r बाय 4r, इसे जीरो कर दो प्लीज। बताइए
सो पक्का 1/3 इज इक्वल टू r बाय 2r, तो स्मॉल r की वैल्यू 2r/3। ठीक, अब एक चीज देखें, क्वेश्चन में कह दिया गया मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, सारे ऑप्शन भी है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो मुझे कंफर्म है कि r की इस वैल्यू पे मैक्सिमा ही मिलेगा। हो सकता है इस पे मिनिमा भी मिल जाए या कुछ ना मिले, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो चीजें तो मैथ में पढ़ लोगे। इसने मैक्सिमा बोला, मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, तो मैं डबल डिफरेंशिएशन करके फाइंड आउट नहीं करूंगा कि इस पे मैक्सिमा है या नहीं, मान ही लूंगा इस पे मैक्सिमा। नहीं बच्चे, मेरा पॉइंट नहीं समझे आप। ये आपका एक ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और मान लो ग्राफ कुछ ऐसे शेप आ गई और मैंने कहा फाइंड मैक्सिमा। तो अगर मैं इस रीजन में देखूं तो इस रीजन में सिर्फ मिनिमा प्रेजेंट है और क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने मैक्सिमा पूछा, आर की वैल्यू आ गई, तो मैथ में आपको कंफर्म करना पड़ेगा पहले कि वो मैक्सिमा का है आर या वो मिनिमा का है आर। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, एग्जैक्टली वही वाली चीज। तो मैं नहीं, वही तो मेरा पॉइंट है, जब क्वेश्चन ने कह रखा है मैक्सिमा फाइंड आउट करो, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, सारे मैक्सिमा वाले ही होंगे, तो क्यों डबल कर रहे हैं चेक? अगर ऑप्शंस दे रखे हैं नन ऑफ दीज या नॉट पॉसिबल, तो चेक कर लो। ठीक, हाँ भाई, हमें क्या निकालना है, आर या इलेक्ट्रिक फील्ड? आर की वैल्यू यहां पुट करना प्लीज, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है प्लीज। बाकी लोग 1/9 आ भी गया, मान गए। क्या आंसर आया? रो नॉट बाय 9 एप्सिलॉन नॉट, बस ऑप्शन तो है। ठीक है, बाकी लोग कंफर्म कर लेना। करें अगला क्वेश्चन? ओके, चेंज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जेई पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक, और अब ये क्लासिक क्वेश्चन बन गया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखें, आपके पास क्या है, होलोस्फेयर या शेल? क्या ये होलोस्फेयर है, इसकी थिकनेस ज्यादा है ना, इसे शेल नहीं बोल सकते। आपके पास एक होलोस्फेयर है जिसके रेडियस हैं ए और बी। ओके, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन लिखे, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मैं इस क्वेश्चन को अगेन 2-3 पार्ट्स में तोड़ के ही करवाऊंगा, डिवाइड एंड कॉन्कर। ये कंप्यूटर साइंस का रूल है, वो इंडिया का नहीं बोल रहा मैं। अगर एक बड़ा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो और फिर हर पार्ट को सॉल्व करो। फाइंड चार्ज इन स्फीयर ऑफ आर रेडियस। करें स्टार्ट? कोई आंसर ही बता देता इतनी देर में, लेकिन मैंने, रुको, क्वेश्चन पूरा नहीं दिया। क्या नहीं दिया? डेंसिटी बता दिया करो। रो इज इक्वल टू रो नॉट, सॉरी क्या है, रो इज इक्वल टू ए बाय आर। हाँ भाई, आई होप आपको अंडरस्टूड हो। डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक, इस रीजन में डेंसिटी कितनी है? 0। इस रीजन में चार्ज ही नहीं है, तो जब आर ए से कम है तो डेंसिटी 0 होगी। इस रीजन में डेंसिटी कितनी है? ए बाय आर, तो
जब स्मॉल आर की वैल्यू ए और बी के बीच में है तो डेंसिटी होगी, और अगर मैं बाहर निकल गया तो बाहर चार्ज है, तो बाहर डेंसिटी कितनी है, अगेन 0 अगर मैं बी से बड़ा। बालक आर, देखो अगर मैं यहां हूं कहीं तो ये आर होगा ना, आर तो सेंटर से ही मेजर होगा, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बताइए क्या आंसर आएगा। जो हमने एक चार्ज लिया है आर रेडियस वाले स्फीयर में, इसकी वैल्यू कितनी होगी। करें स्टार्ट। मैथ में ऐसे लिखे हुए देखे होंगे तुमने फंक्शंस। ओके जा, लिमिट्स ऐसे पुट कर दें, लिमिट्स ऐसे पुट कर दो। हाँ भाई, रो है, रो का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी वी, ये नोट कर लिया सबने। आइए, ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, वो कांस्टेंट ट्रीट करो। अब सो डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी, डीवी की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट्स ए से चार्ज स्टार्ट हो रहा है स्मॉल आर तक, आई होप आपको पता चल गया। तो Q इज इक्वल टू ए 4 पाई कांस्टेंट, आगे क्या लिखूं, अंदर क्या बचा, आर डी आर, ठीक है, जीरो सॉरी ए से आर तक। कोई प्रॉब्लम किसी को। हाँ भाई हेल्प करवाओ। तो ए 4 पाई, शाबाश, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये बचेगा। तो चार्ज ऑफ स्फीयर, शाबाश, 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब तुम रेडी हो। क्वेश्चन लिखे प्लीज। इन प्रीवियस क्वेश्चन, in previous question, a charge capital Q, a charge capital Q is placed at center, is placed at center. Find A, find A such that the region between spheres, the region between spheres, इसकी बात कर रहा हूं मैं, have a constant electric field, have a constant electric field, ठीक है, नोट किया, करो ट्राई, दोनों स्फीयर्स के बीच में।
हाँ भाई क्या आंसर है? कर ही रहे हो। ठीक है, आओ दूसरी अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। हमारे पास ये एक रीजन है, इस रीजन में मैंने एक प्री पॉइंट ले लिया, तो आई होप आपको पता हो इस रीजन में कुछ चार्ज है क्यू, सेंटर पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे डिपेंड करेगी? शेल इफेक्ट, शेल इफेक्ट। ठीक, बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती। किसको? बालक शेल इफेक्ट का मतलब, ये एक शेल मानी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसके अंदर एक और शेल, उसके अंदर एक और शेल, ऐसे इनफाइनाइट शेल्स हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, शेल इफेक्ट। तो आई होप आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे किस पे डिपेंड करेगी? अंदर वाले चार्जेस पे। प्रूफ करो। इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट किसी को? आई होप आपको पता हो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ इस फॉर्मूले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले ली। हाँ भाई, कितना सरफेस एरिया है? सर्कल थोड़ी ना है। कोई प्रॉब्लम किसी को? 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, कितना चार्ज है इसके अंदर? क्यू ऑफ स्फीयर प्लस क्यू एट द सेंटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट किसी को? आई होप आपको रूल याद हो, एक स्फीयर के बाहर स्फीयर पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। आ जाओ इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं अगर आपसे डायरेक्ट पूछूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पॉइंट के अंदर कितना चार्ज है? क्यू स्फीयर का प्लस क्यू। बात आई समझ? इसे इस साइड लेके आऊं, यही बन रहा है एग्जैक्टली। कोई डाउट हो? के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, एग्जैक्टली यही बनेगा। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। मैक्सिमम सॉल्यूशन वाले इसे गॉसेस लॉ से करके दिखाते हैं। करें स्टार्ट? ओके, आइए वापस। हाँ तो बच्चा पार्टी देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है? ओके, तो जरा बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर। हाँ भाई, स्फीयर पे कितना चार्ज आया था? 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्यू। कोई डाउट? क्या मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के 2 पाई ए, अंदर भेज दो इसे, माइनस 2 पाई ए ए स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा प्लस, लिखिए प्लीज एक बार जल्दी से। इट्स ओके, मैं समझा रहा हूँ। हाँ भाई, अब एक चीज देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएबल कौन? आर, स्मॉल आर वेरिएबल है। व्हाट इफ ये टर्म जीरो हो जाए, जो टर्म आर लेके आ रही है अगर उसे ही हटा दे तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो आओ हेल्प करवाओ। आगे तुम जानते हो, इसे जीरो करो प्लीज।
अगर मैं इस टर्म को 0 कर दूं तो नीचे वाला आर स्क्वायर तो उस साइड चला जाएगा, दिख रहा है? तो 2 पाई ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू, a will be equal to q upon 2 pi a square। बात आई समझ? कैसे? मैंने भी तो वही कहा के क्यू बाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लगा सकते थे। बालक गॉसेस लॉ और कॉमन सेंस ऐसे ही काम करते हैं, तो डायरेक्ट कर सकती है। अप्रोच ट्राई कर लो बच्चे, एक बार अपना सॉल्यूशन दिखा देना, मेरे अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी इसमें, कोई ना। करें आगे, करें आगे, इजाजत हो तो। समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, आर को 0 पुट करके देख, तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट कांस्टेंट आ जाएगी, और इनफाइनाइट नंबर ही नहीं होते तो उन्हें कांस्टेंट भी नहीं बोल सकते बालक। ओके, सबने यहां तक नोट किया? मानता हूं थोड़े खतरनाक क्वेश्चन है, जलूली है, जलूली है। हाँ भाई आइए, एक क्वेश्चन निकालिए, आई थिंक जेई मेंस या एडवांस का है। मान जाओ, इस क्वेश्चन को करवा दो, सॉरी कर दो। करवा दूंगा तो भी मैं खुद को मान जाऊंगा कि हाँ भाई सबको समझ में आ गए, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता मॉड्यूल के अब किसी वैरायटी के क्वेश्चन पर तुम फंसोगे, सारी वैरायटी कवर कर दी, अब डिफरेंट वैरायटी बच गई। सॉरी, फर्क क्या पड़ता है क्लोज्ड होना हो, हमें सिर्फ सर्कुलर बेस से निकालना है, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड हुआ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम तो तुम्हें आएगी। हाँ भाई, बताओगे कैसे हुआ, या मुझे ही करवाना पड़ेगा? कर तो रहे हो तुम, लेकिन इंटीग्रेट किसी ने बोला ना, मैं कूट दूंगा। हिंट दे रहा हूं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल से होगा ये। देखो बच्चों, याद कीजिए, ये मेरे पास एक रिंग या डिस्क है, ओके। मैंने यहां एक चार्ज रख दिया, तो चार्ज को सबसे पहले इस पॉइंट से कनेक्ट करो, ये डिस्टेंस आर, फिर इस चार्ज से एक स्फीयर मान लो। तो आई होप आपको याद हो, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ओमेगा। तो पूरा सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, तो 4 पाई एंगल से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है, तो ओमेगा एंगल से कितना होगा वो क्वेश्चन देख लेना। तो फ्लक्स आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे किसी को याद हो, कॉस अल्फा। तो एक बार उस फॉर्मूले को देख सकते हो, अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो ये लिखो, और जिसको याद आ गया वो आंसर बताओ, डायरेक्ट आएगा बालक। देखो जे एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सारे डायरेक्ट ही आए हैं, बस समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। फ्लक्स वाले मैक्सिमम क्वेश्चन कोई सिमेट्री ढूंढ के होते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में तुम्हारा वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, एडवांस का मॉड्यूल, बता तो रहे हैं।
ये वीक तो जाली है। तो उन्होंने एक हफ्ता कहा है, तो लेट जैसे 3 हफ्ते में आ जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, मेरी बात मानो तो अभी मॉड्यूल वगैरह यही कर लो, मैं जून की छुट्टियों में तुम्हें वो काम दे दूंगा। इस बार जून की छुट्टियों में फ्री नहीं छोड़ सकता मैं। पिछली बार काम नहीं दिया था बच्चे मैंने। सेंटर ऑफ मास की पूरी मॉड्यूल ज्यादा थोड़ी ना, ये नेग्लिजिबल काम है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। मैं भी सोच रहा जून में मेरा सेंटर ऑफ मास कब से होने लग गया। ओके, नोट किया सबने? आंसर बताओ। क्यों बाय एंगल? आइए देखो बच्चों, सबसे पहली चीज इस पार्ट को हटा दो, कर्व्ड सरफेस को हटा दिया। दूसरी चीज, अगर आपको फिगर समझ नहीं आ रही है तो फिगर को रोटेट कर दो। देखा, जैसे मैंने रोटेट किया वैसे अपनी कॉपी में रोटेट कर लो। अब ओए लिटरली नहीं करना, मेरा मतलब था नया डायग्राम ले लेना। ये डिस्टेंस r होगा, आई होप आपको पता हो ये, ठीक। आई होप आपको दिख गया हो। तो ये एंगल क्या होगा? 45 डिग्रीज। तो फ्लक्स कितना होगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे 1 माइनस कॉस 45। आगे आंसर क्या दे रखा है ये उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एनीवन, अगर मैं पूछूं कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स है? तो देखो शाबाश, बात बच्चे की सही है। मैंने यहां एक चार्ज रख दिया जस्ट टॉप पे, लेकिन वो बाहर है, तो हेमिस्फेयर से फ्लक्स कितना होगा? 0। क्लोज्ड बॉडी है, तो रूल क्या कहता है? इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल होने चाहिए। एक आधी लाइन आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसका फ्लक्स 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे जितना कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स होगा उतना ही बेस से फ्लक्स होगा विद अ नेगेटिव साइन। एक में इनकमिंग है, एक में आउटगोइंग। करें क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट से है, ठीक है। एक वो डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किया था उससे है, और ये 2021 में आया हुआ है। जब भी एनसीईआरटी वैसी ही थी, अब भी एनसीईआरटी वैसी ही है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मुझे मान के चलना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन सिलेबस में हो और आगे आ सकते हैं। चेंज करूं? तो एक क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल का। ये क्वेश्चन है जेई 2021 का, ठीक। आपके पास एक वॉल्यूम है 2 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर क्यूब, ओरिजिन पे इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है। शॉर्ट में कहूं तो आपके पास एक स्फीयर है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, सिमेट्री रख रहा है। कुछ ऐसे सोच सकते हो, एग्जैक्टली वो फिगर नहीं है, ठीक। लिखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी is equal to e⁻⁻x sin y I cap minus e⁻⁻x cos y। आई थिंक e⁻x देखते ही बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है। j cap प्लस 2z k cap। कोई यूनिट बता सकता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतना तो लिख ले, उसके बाद क्वेश्चन आगे करवाऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल का, तो मुझे लगता नहीं कोई वहां तक पहुंचा होगा।
और जो वहां तक पहुंचा होगा उसने लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया होगा और मॉड्यूल बंद कर दिया। लिखा क्वेश्चन, देखिए आगे, फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज इन द इंक्रीमेंटल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, सारी वॉल्यूम इंक्रीजिंग होती हैं। अगर आप एक स्फीयर को ले रहे हो और ओरिजिन से चल रहे हो तो वो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम हुई। हाँ काइंड ऑफ वैसे सोच सकते हो। हाँ हाँ भाई, कंट्रोल, एक बार जरा जल्दी से नोट्स में वो फॉर्मूला ढूंढो जिसमें मैंने डाइवर्जेंस करवाया था। इट्स ओके एक दिन मैंने एनसीईआरटी ज्यादा नहीं छपवा दी थी, उसमें लास्ट टॉपिक ढूंढो एक बार, बस एक बार देखो, मैं आगे करवा रहा हूँ, डोंट वरी। चाय काई, ओके ओके ओके, हाँ भाई करें स्टार्ट, आ गया हो तो ओके। आइए देखें, सबसे पहले वन लफड़ा एट अ टाइम। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवा दूंगा D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक है, अब इस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, यूनिट बता सकते हो इसकी, डी की यूनिट? कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई इसकी खड़ी कर दो, इसकी यूनिट नहीं होगी, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है दैट इज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कहाँ पे? नहीं नहीं बच्चे, एक्चुअली एक और फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम यहाँ वैक्यूम में, इसलिए लफड़ा नहीं होगा। ठीक, रही बात K की, तो K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ससेप्टिबिलिटी से रिलेशन होता है, और वो टॉपिक इस चैप्टर में नहीं पढ़ाए जाते, वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ाए जाते हैं। तो वो एक्स नहीं है, वो काई है। कोई चाय की बात नहीं करेगा, मेरे को फालतू में कप लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को अभी ऊपर ऊपर से समझ लो जितना समझ में आ रहा है। जब मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर करवाऊंगा तो वहां दोनों को एनालॉजी में करवाता हूँ, तो वहां वाला पार्ट जरूरी है, ये वाला पार्ट सालों में एक दो बार आता है, आई थिंक 2-3 साल में किसी एक शिफ्ट में। जरूरी नहीं है बच्चों, मैं बस कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से 3 बार क्वेश्चन देख चुका हूँ टॉपिक लिए में। क्या कर रहे थे हम? वापस आओ। ओके, कोई गलती भी नहीं बताएगा मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम? क्या किया मैंने? मैंने इंटीग्रेट नहीं किया दोनों साइड। अब मत पूछो क्यों, लेकिन दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मत पूछो, पहले ही बोला था मैंने। सो E डॉट ds, लेफ्ट साइड क्या बचेगा? क्या कर रहा हूं मैं अभी? हाँ भाई, वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया कैंसल आउट हो जाएगा। dq बाई dv रो एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही सिंपल मेथड से बता दिया, इतना सिंपली भी नहीं आता, लेकिन आई होप सेंस।
फिजिक्स मैथ वाले पागल होते हैं, प्लस वन माइनस वन ऐसे ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ही कर देते हैं। बालक इंक्रीमेंटल वॉल्यूम फ्रॉम ओरिजिन, वो स्फेरिकल ही होगा, वो कुछ वैसे ही डेंसिटी जाएगी, और नहीं भी है तो ये फॉर्मूला हैंडल कर लेगा। क्वेश्चन जाए भाड़ में, पहले प्रूफ देखो फॉर्मूले का, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ भाई, ये क्या होता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को आगे तुम इंजीनियरिंग में क्या बोलोगे? ट्रायंगल। शाबाश। क्या सोचा था बच्चों को एडवांस पढ़ाऊंगा और यहाँ पे एलकेजी यूकेजी वाले आंसर दे रहा हूँ। हाँ भाई, एप्सिलॉन नॉट इस साइड ले आओ, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हमारे पास क्या बनेगा? हाँ, ग्रेडियंट क्या होता है वैसे? ग्रेडियंट खुद में क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर है। ग्रेडियंट वेक्टर होता है। तो बालकों, अगर दो वेक्टर साथ लिखे हैं मल्टीप्लाई में तो उनके बीच में डॉट होगा, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डॉट है। ट्राइंगल के ऊपर एरो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, वो तुम्हारी चॉइस है। मैंने खुद ये कॉलेज में सीखे थे और जिन प्रोफेसरों ने सिखाए उनसे मैंने कभी सीखा ही नहीं। हाँ भाई, ग्रेडियंट डेल अपॉन डेल आर, फॉर्मूला बताइए प्लीज। बस यही सुनना था, बस यही सुनना था मेरे को। 11th में जो पढ़ाया सारा का सारा तुमने, सारा का सारा पानी में बहाया। ओके, ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला होता है। हाँ बच्चों, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आई जे है, इसमें भी आई जे है, डॉट प्रोडक्ट जानते हो? आओ हेल्प करवाओ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल आर, ये फॉर्मूला है। वैल्यू लिखवाओ एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड की आई में वैल्यू क्या थी? किसी का प्रॉब्लम? बालक x की x के साथ डॉट, y की y के साथ डॉट, तो पहले x की x के साथ प्लस y वाला कंपोनेंट कितना है? तो माइनस डेल अपॉन डेल y ए की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, शाबाश, 2z। बच्चे के कैप नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला बचेगा। और हमें चाहिए क्या? चार्ज एट ओरिजिन। कौन सा डिफरेंशिएशन है, फुल या पार्शियल? आ जाओ हेल्प करवाओ। हाँ तो बच्चों, रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, आ जाओ, वेरिएबल कौन है इसमें? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट, y बाहर, तो क्या आएगा? साइन y बाहर, ए की पावर माइनस एक्स का ए की पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर, पावर में भी तो घुसते हैं। एक मिनट रुको, दूसरे में माइनस एक्स थी, ये किसी ने करेक्ट नहीं करवाया, तुम्हारा बकवास में। ठीक, माइनस, हाँ भाई कौन वेरिएबल है? ठीक, y वेरिएबल है, कॉस का प्लस साइन माइनस साइन, तेरा इस बात पे आर्गुमेंट हो रहे हैं, माइनस साइन होता है। और बच्चों लास्ट में 2z का
2, ये हो गया। अब हमारे पास क्या कबूतर बचे हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड वैल्यू एक्स वाई जेड वेरिएबल है, हेल्प करवाओ। 1 मिनट बचा क्या, सच में मैंने इतना लफड़ा इसके लिए किया? ठीक है, प्लीज बच्चों, प्लीज बच्चों मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। आंसर नैनो कूलम में बताना है। अरे बताओ जल्दी से। 4 आ रहा है, 4 एप्सिलॉन नॉट। बाकी लोग निकालो एक बार प्लीज, मल्टीप्लाई डिवाइड करो। बालकों बालकों बालकों, किसी ने मेरे को करेक्ट नहीं करवाया। जब मेरा एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तब मेरे को अपनी गलती रियलाइज हो रही है और किसी ने बताया नहीं। आओ 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 आओ, तुम लोग इतनी बकवास कर रहे थे, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। ओके आइए, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, डी, और मैं डी की जगह ई लेके चले जा रहा हूं। तो हमने उस टाइम आपको बोला था और आपने क्या बोला? ओके, तो तुमने बकवास के बीच में बोला होगा जब मैं बालको, मैं एक अच्छा टीचर हूं, गलती नहीं मानूंगा। ओके सॉरी, यहां मेरी गलती है। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वो डी था और मैंने उसे ई ले लिया, तो इस साइड में जो एप्सिलॉन नॉट में लगाता हुआ चल रहा हूं ये नहीं होना चाहिए, बताने के लिए। ठीक है, मुझे लगा था तुम भूल चुके होगे जो मैंने पढ़ाया था, और मेरे रिवाइज करवाते ही तुम्हें याद आ गया कि मैंने पढ़ाया था। तो बच्चों यहाँ जो मैं साथ में एप्सिलॉन नॉट लगाता हुआ चल रहा हूँ ये नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही दे रखा है। ठीक है, तो चार्ज कितना आ रहा है हमारा, 4 नैनो कूलम, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में डाइवर्जेंस दे रखा था, मैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलने लग गया था बीच में, सॉरी। हाँ ठीक, मुझे ये लगा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिलेबस में नहीं है एक जमाने में, लेकिन इसके क्वेश्चन जब से देखे हैं करवाना पड़ा। A short dipole pointing towards x-axis has electric field pointing towards y-axis। किसका फोन बज रहा है? हाँ, has electric field pointing towards y-axis लिखा, करें आगे। लिखा, फाइंड, क्या लिखा है? P क्या है बालक? ओके, a dipole pointing towards x-axis has electric field towards y-axis लिखा, of course। find theta, ये क्लासिक क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग लेवल का है, मेडिकल में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा। ठीक है, हाँ भाई, एक डाइपोल थीटा एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल क्या होता है? थीटा प्लस अल्फा, याद है?
तो आई होप आपको थोड़ा सा याद हो, डाइपोल है, ये वाला एंगल हम अल्फा ले रहे थे, ऐसे ये वाला एंगल कितना था, थीटा प्लस अल्फा। Radhika Dangi, 11th class, come to the front office. Radhika Dangi, class 11th, front office पर आए। ओके, करें स्टार्ट। हाँ भाई, अब एक चीज देखो, यहाँ पे इस हमारे केस में थीटा प्लस अल्फा क्या है, 90। तो थीटा, सॉरी, तो अल्फा को 90 माइनस थीटा कह सकता हूं। ओके, क्या हमारे पास अल्फा और थीटा में कोई फॉर्मूला है क्या? कुछ ऐसा लिखा था, शाबाश। अब हमें थीटा चाहिए, अल्फा की वैल्यू रखवा ना। कोई प्रॉब्लम? 10 क्या हो जाएगा, कॉट। हाँ भाई, क्या मैं कॉट को 10 में लिख सकता हूँ? शाबाश। तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। तो 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा, प्लस माइनस की नीड नहीं है तुम्हें, बाकी आई होप मैं एग्री कर रहा हूँ, प्लस माइनस बन सकता है। देखो, अगर आप माइनस वाला ले रहे हो ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या है, आपका एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक, वो इस साइड आ जाएगा। तो आप बाकी ऑप्शंस देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। दूसरी चीज, तो उस केस में आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई एक्सिस की तरफ आ सकती है ऑब्ट्यूज एंगल में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में प्लस वाई एक्सिस में कहा गया है, हमेशा तो नहीं, बाकी क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी ही थी, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे। ओके, ठीक है, एक नीट का क्वेश्चन लिखो। मेडिकल के क्वेश्चन मैंने कई बार इंजीनियरिंग में देखे हैं, खतरनाक वाले। खतरनाक नहीं है, इजी वाला है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया गया है, इसलिए करवा रहा हूं। लिखें, सपोज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -c, charge of electron is -c and charge of proton is E plus delta E। मैंने क्या किया, प्रोटॉन पे चार्ज हल्का सा ज्यादा मान लिया, ओके। आगे लिखें, टू हाइड्रोजन एटम्स, separated by a distance, separated by a distance experiences no force, find delta E, करें स्टार्ट। ठीक है, तो ये उठाया एग्जाम्पलर से गया है, इसका अगर तुम्हें सिनेरियो पता है तो बात बन जाएगी। हाँ भाई, मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, ओके। दोनों हाइड्रोजन एटम पे नेट चार्ज कितना आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो दोनों हाइड्रोजन पे नेट चार्ज कैसा बचा, पॉजिटिव। क्या करेंगे, अट्रैक्ट, रिपेल, रिपेल। तो किसी भी हाइड्रोजन पे रिपल्सिव फोर्स आएगा। अब दूसरी चीज, अगर इन पे फोर्स रिपल्सिव है तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे हो, तो इन पे और कोई भी फोर्स होनी चाहिए। दो हाइड्रोजन एटम, दोनों के पास मास है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास है तो अट्रैक्शन होगा, तो ये मास और ये मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, विच इज अट्रैक्टिव। हाँ भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला
क्या मैं कह सकता हूँ वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगी? के Q1 Q2। तो आई होप आपको दिख रहा हो डिस्टेंस क्यों नहीं दे रखा क्वेश्चन में, दे भी रखा हो तो कट जाएगा। अब आपको डेटा दे रखा है हाइड्रोजन का मास 1.67 10⁻⁻27 kg और जी की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, -22। बालक एवोगैड्रो नंबर में थोड़ी ना है, 6.6 10⁻23 उसका होता है। हाँ बच्चों, आई थिंक इस फॉर्मूले में एक ही वेरिएबल है डेल्टा ए। फाइंड आउट करना जरा, मैं तुम्हारी कैलकुलेशन चेक करूं। सच बताऊं तो आज सोच के आया था 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन बीच में जो बकवास हुई कॉलेज वाले की और मैंने वो एप्सिलॉन नॉट वाली गलती कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, सिंपल या कंपाउंड। तो बच्चों लोन लो। मैं भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ काफी ज्यादा। वैसे एक चीज है, स्कूल में जो इंटरेस्ट सिखाया गया था ना, वो रियल लाइफ से बहुत अलग है। बैंक वाले पहले इंटरेस्ट लेते हैं लोन पे, उसके बाद प्रिंसिपल लेते हैं। नहीं नहीं, बैंक्स में चलता कंपाउंड है, स्कूलों में पढ़ाते इंटरेस्ट पहले इसलिए है ताकि बच्चा कैलकुलेट कर पाए।